हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वंस अगेन विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वी हैव डन। In this video, we will complete the techniques of scientific management. The first one is the time study. Time study क्या है? To determine the standard time taken to complete a particular activity. किसी भी particular काम को करने के लिए कितना टाइम लग सकता है, कितना टाइम लगना चाहिए. This is the time study. Time study is a technique to determine the standard time taken by the worker of average skills and knowledge to complete a standard task. मतलब किसी भी वर्कर की स्किल और नॉलेज के अकॉर्डिंग किसी भी काम को कंप्लीट करने में जो स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए वो हम टाइम स्टडी उसकी करते हैं. ठीक है, तो टाइम स्टडी में हम ये डिटरमिन करते हैं स्टैंडर्ड टाइम, किसी भी काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग सकता है और किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर वर्कर. नेक्स्ट इज द फटीग स्टडी. फटीग स्टडी क्या है कि रेस्ट इंटरवल्स कितना होना चाहिए किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए. जैसे आप लोगों के स्कूल में ही देखिए, स्कूल में क्या होता है कि किसी हर एक टीचर को जितने भी पीरियड्स असाइन किए होते हैं, 3 पीरियड्स के बाद 4 पीरियड्स के बाद उनका एक फ्री पीरियड आता है. वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द रेस्ट. क्योंकि अगर किसी भी वर्कर को, किसी भी, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे कोई वर्कर हो, किसी भी फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर हो, अगर हम उससे कॉन्टिन्यूसली काम उससे लेंगे तो उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है काम करने की, क्योंकि रेस्ट इंटरवल्स चाहिए होता है. अगर आप लोगों के घर में कभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क अगर आपने देखा होगा तो लेबर जो होते हैं, अगर वो सुबह 8 o'clock आते हैं तो उन्हें 11 o'clock टी प्रोवाइड की जाती है. वो क्यों प्रोवाइड की जाती है? जस्ट फॉर द रेस्ट इंटरवल, कि आधा घंटा, 3 घंटे काम करने के बाद वो आधा घंटा रेस्ट कर सके. क्लियर? फिर जब उन्हें 11 o'clock टी प्रोवाइड की जाती है तो 11:30 पे वो काम स्टार्ट करते हैं, तो 2 o'clock तक वो काम करते हैं. 2 o'clock के बाद उन्हें 1-1.5 घंटे का रेस्ट चाहिए होता है. ठीक है, रेस्ट करने के बाद फिर से वो अपना काम करते हैं और 5 o'clock 5:30 तक अपना काम करते हैं उसके बाद. तो इस टाइप से टाइम इंटरवल की जरूरत जो है हर एक पर्सन को होती है अकॉर्डिंग टू द वर्क. क्लियर? जैसा वर्क होगा उसके अकॉर्डिंग रेस्ट इंटरवल्स प्रोवाइड किया जाता है. दिस इज अ फटीग स्टडी. फटीग स्टडी क्या कहती है? seeks to determine the amount and frequency of rest intervals required in completing a task. किसी भी काम को कंप्लीट करने में कितने रेस्ट इंटरवल रिक्वायर्ड होते हैं. नेक्स्ट इज द मेथड स्टडी. मेथड स्टडी क्या होती है? मेथड स्टडी इज टू फाइंड द बेस्ट वे ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क. किसी भी काम को करने का बेस्ट वे, मेथड क्या, मतलब कितने अच्छे ढंग से वो काम किया जा सकता है. seeks to find out one best way of doing the job. Clear? One best way of doing the job. Next is the motion study. Motion study में हम movements चेक करते हैं. ठीक है, जैसे अब मैं अगर आप लोगों को ये लेक्चर दे रही हूँ तो मेरे क्या मूवमेंट्स हैं, मतलब मेरी ये मूवमेंट्स चेक की जाती है कि मैं कितना हिलती हूँ, मतलब कैसे हिल रही हूँ, मेरे हाथ कैसे हिल रहे हैं. ठीक है, मैं बोलने में, किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करने में कितना टाइम लेती हूँ. मोशन मतलब मोशन मीन्स हम उसकी एक तरह से उसकी स्पीड को चेक करते हैं. refers to the study of movements of limbs while doing a typical job. This helps to eliminate the unnecessary movements so that it takes less time to complete the job efficiently. हम उससे चेक करते हैं कि किसी भी वर्कर को कोई भी काम कंप्लीट करने में कितनी वो मूवमेंट्स करता है. जैसे सपोज कोई भी लेबर है, ठीक है, वो लेबर अगर हाथ से ब्रिक्स उठा के अपने हाथ में 2 इधर से उठाता है, 2 इधर से उठाता है, या 1 इधर से लगा लो, 2 तो फिर भी पॉसिबल नहीं होता. 1 इस हैंड से उठाया, 1 इस हैंड से उठाया. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको अगर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाना है तो वो ऐसी एक टाइम में 2 ब्रिक्स जा रहे हैं. अब उसे 20 ब्रिक्स ऊपर ले जाने के लिए 10 राउंड्स लगेंगे उसके. ठीक है, अगर यही काम जो उसका कॉन्ट्रैक्टर है वो उसे क्या कहता है कि तुम ये ब्रिक्स जो है 6-7 ब्रिक्स एक ही बार एक ही सैक में उठा लो. ठीक है, एक सैक यानी कि एक बोरी में भर के तुम ले जाओ और कम से कम एक ही मोमेंट में तुम्हारी कितनी ब्रिक्स चली जाएंगी, 6 या 7 ब्रिक्स जा सकती हैं. तो जिन 20 ब्रिक्स को फर्स्ट फ्लोर पे ले जाने के लिए 10 राउंड्स लगने थे, वही 21 ब्रिक्स को ले जाने के लिए 3 राउंड्स लगेंगे. तो इस तरह से हम मोशन स्टडी में उनकी मूवमेंट चेक करते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए वो कितनी मूवमेंट करता है और हम उन्हें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. क्लियर? तो हम उन अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं जिससे हम अपनी जॉब को एफिशिएंटली कंप्लीट करवा सकें, किसमें, लेस
नेक्स्ट इज द स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? दिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। मतलब हर एक वर्कर का एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है कि वो कितने टाइम में कितना वर्क कर सकता है एंड अकॉर्डिंगली वर्क इज असाइंड टू दैट वर्कर। समझ में आ गई ना बात? मतलब स्टैंडर्डाइजेशन हर एक वर्कर का एक फिक्स होता है कि वो उसकी कितनी कैपेसिटी है कोई भी काम करने के एंड अकॉर्डिंगली द वर्क इज गिवन टू दैम। स्टैंडर्डाइजेशन एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है कि दैट वर्कर विल कंप्लीट अ पर्टिकुलर वर्क इन अ स्पेसिफाइड टाइम। दिस इज द स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट इज सिंपलीफिकेशन, मींस एलिमिनेट द सुपरफ्लूअस वेराइटी साइजेस एंड डायमेंशंस ऑफ द प्रोडक्ट। आप कभी भी अगर अपने शूज लेने के लिए जाते हो, शूज में अगर आपका सपोज आपका साइज आपको 5 नंबर का शू आता है, नहीं वो थोड़ा टाइट हो जाता है 5 नंबर का और 6 थोड़ा लूज हो जाता है, तो क्या कंपनी 5.5 के शूज बनाती है? या अगर 6 लूज होता है या टाइट होता है और तो 7 आपका थोड़ा सा लूज पड़ जाता है, तो क्या 6.5 के शूज बनते हैं? नहीं बनते ना। तो ये सुपरफ्लूअस वैरायटीज और साइजेस होते हैं, इनको क्या करते हैं हम? एलिमिनेट करते हैं। किससे? सिंप्लीफिकेशन से। क्लियर? सिंप्लीफिकेशन क्या होता है कि हम जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं साइजेस, वैरायटीज, क्वालिटीज, हम उन्हें क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं हम अपने प्रोडक्ट को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इसी साइजेस के शूज बनते हैं। हम 1.2 नहीं देखते, 1.5 नहीं देखते, 1.7 नहीं देखते, मतलब पॉइंट्स में कभी भी नंबर ये जो साइजेस है वो कभी नहीं आते। नेक्स्ट इज द फंक्शनल फॉर्मनशिप। अब फंक्शनल फॉर्मनशिप क्या कहता है? फंक्शनल फॉर्मनशिप में टेलर ने ये सजेस्ट किया है कि कोई भी अगर फैक्ट्री मैनेजर है, फैक्ट्री मैनेजर कैन डिवाइड हिज वर्क विद इन 2 डिपार्टमेंट्स। वन डिपार्टमेंट प्लानिंग ऑफिसर हो सकता है, सेकंड इज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, प्रोडक्शन मैनेजर हो सकता है उसका। वन इज द प्लानिंग मैनेजर, सेकंड इज द प्रोडक्शन मैनेजर एंड ईच ऑफ द मैनेजर विल असाइन द 8 सबऑर्डिनेट्स। हर एक मैनेजर, प्लानिंग मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर, इन दोनों को 8 सबऑर्डिनेट्स असाइन किए जाएंगे। ये मैंने 8 सबऑर्डिनेट्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जो फर्स्ट 8 सबऑर्डिनेट्स है ना, ये होते हैं प्लानिंग मैनेजर के सबऑर्डिनेट्स हैं और नेक्स्ट वाले 4 जो है, फर्स्ट 4 प्लानिंग मैनेजर के, नेक्स्ट 4 जो है प्रोडक्शन मैनेजर के सबऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है? तो फंक्शनल फॉर्मनशिप किसके ऊपर बेस्ड है? डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन पे। ठीक है? मतलब वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटेंसी ऑफ द मैनेजर। समझ में आ गई ना बात? वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है एंड ईच, यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, ये 8 जो है हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं एंड ईच वर्कर विल कॉन्टैक्ट एनी वन ऑफ द सबऑर्डिनेट। जिस वर्कर को जिस सबऑर्डिनेट से काम पूछने की जरूरत होगी, ही विल कॉन्टैक्ट टू द पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट। क्लियर? हाँ जी। फंक्शनल फॉर्मनशिप क्या कहते हैं? इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन जो प्रिंसिपल है, दैट इज गिवन बाय द हेनरी फ्यूल। दिस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, जो हम 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल जो है डिस्कस करेंगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क मींस मैं आपको बता रही हूँ, वर्क इज डिवाइडेड इन अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ द वर्कर। जो वर्कर जिस काम को करने में स्पेशलाइज है, उसे वैसा ही वर्क दिया जाता है। हाँ जी। To the shop floor, each worker is supposed to take order from the 8 foremen. जो हमारे ये 8 foremen है ना, हर एक वर्कर से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो जो है ऑर्डर्स इन 8 foremen से लेंगे। उनका प्लानिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि जो ये 4 हमारे foremen हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं, ये प्लानिंग मैनेजर से लिंक रखते हैं। प्लानिंग मैनेजर इन्हें इंस्ट्रक्शंस देगा और जो नेक्स्ट 4 है वो प्रोडक्शन मैनेजर से लिंक रखेंगे एंड प्रोडक्शन मैनेजर विल गिव ऑर्डर्स टू दीज 4 foremen और सबऑर्डिनेट्स और वर्कर्स इन 8 से लिंक रखेंगे एंड द वर्कर्स इज सपोज्ड टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम दीज 8 foremen in related process और functions of production namely। कौन-कौन से? फर्स्ट इज द इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है? ही असाइंस वर्क टू ऑल द एम्प्लॉइज। हर एक एम्प्लॉय को उसका वर्क जो है वो असाइन कर दिया जाता है। एट व्हाट टाइम दे विल कंप्लीट द पर्टिकुलर जॉब, किस टाइम पे कितनी क्वांटिटी में उन्होंने काम करना है, तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क उन्हें असाइन कर देता है सारा वर्क। नेक्स्ट इज द रूट क्लर्क। वो डिसाइड करता है कि किसी भी काम को कंप्लीट होने में कितनी प्रोसेसेस से होकर निकलना पड़ता है। ही डिसाइड्स हाउ वर्क विल
प्रोग्रेस रिगार्डिंग टोटल प्रोडक्शन सो दैट प्रोडक्शन इज ऑन टाइम। किसी भी काम को कंप्लीट होने में कितनी प्रोसेसिंग से होकर निकलना पड़ता है वो ये डिसाइड करता है कि रूट डिसाइड करता है कि अगर एक काम है, सपोज एक शर्ट भी बनानी है, तो शर्ट को कितने एम्प्लॉइज पूरा करेंगे, मतलब कॉलर कौन बनाएगा, काज कौन बनाएगा, बटन कौन लगाएगा, फर्स्ट पार्ट कौन बनाएगा, सेकंड फ्रंट पार्ट कौन बनाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो कटिंग कौन करेगा, तो रूट ये डिसाइड किया जाता है कि एक काम को पूरा करने में कितनी प्रोसेसेस से होकर निकलना पड़ता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लियर, पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है और कितनी उसकी कॉस्ट पड़ेगी, दैट इज इट डिटरमाइंस द व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट एंड हाउ मच टाइम ईच जॉब टेक। नेक्स्ट इज द डिसिप्लिनेरियन, ये क्या डिसाइड करता है, देयर मस्ट बी डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, वर्क प्लेस में पूरा डिसिप्लिन होना चाहिए। तो दीज आर द फोर सबऑर्डिनेट्स और द फोरमैन अंडर द प्लानिंग मैनेजर। नेक्स्ट इज दैट स्पीड बॉस, स्पीड बॉस डिसाइड करता है वर्क इज मूविंग एट ए सुटेबल पेस, कि वर्क स्पीडली निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि हमने जैसे फटीग स्टडी की है तो रेस्ट इंटरवल्स में टाइम ज़्यादा निकल रहा है। नेक्स्ट इज द गैंग बॉस, गैंग बॉस क्या होता है, अब आपको पहले गैंग बॉस के बारे में मैं बता देती हूँ। गैंग बॉस क्या होता है कि जितने भी हमारे वर्कर्स होते हैं ऑल दे आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ द जो मैनेजर्स होते हैं, जो ये सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि वर्कर्स को डिवाइड कर दिया डिफरेंट ग्रुप्स में एंड ईच ग्रुप असाइंस अ लीडर, दैट इज द ग्रुप लीडर, उसी ग्रुप लीडर को ही गैंग बॉस बोला जाता है। क्लियर, तो गैंग बॉस इंश्योर करता है सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, टूल्स एटसेट्रा, कि हर एक वर्कर को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही वर्क और मशीनरी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज द रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस तो ये चेक करता है कि मशीन्स आर इन प्रॉपर कंडीशन एंड दे आर डन द वर्क प्रॉपरली। नेक्स्ट इज इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर चेक करता है कि क्वालिटी वाइज आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो क्वालिटी ऑफ द आउटपुट इज गुड और नॉट, अगर क्वालिटी गुड है या नहीं है ये इंस्पेक्टर चेक करता है। इफ देयर इज एनी डेविएशन देन द करेक्टिव एक्शन विल बी टेकन एट हिज प्लेस, उसके वो अपने प्लेस पे ही करेक्टिव एक्शन ले लेता है। नेक्स्ट ओके, फोर, दीज आर द फोर। फर्स्ट फोर मैंने बताया प्लानिंग मैनेजर के अंडर होता है, नेक्स्ट फोर होते हैं हमारे प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर। ये फैक्ट्री मैनेजर क्या करता है, डिवीजन ऑफ वर्क कर देता है 2 डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। तो ये 8 उनके आगे क्लर्क होते हैं, ये क्लर्क जो है वर्कर्स के साथ टच में रहते हैं एंड वर्कर्स क्या करते हैं, इनसे ऑर्डर्स लेते हैं। नेक्स्ट इज द 7 हमारे हो चुके थे फंक्शनल फोरमैनशिप। नेक्स्ट इज द डिफरेंशियल वेज सिस्टम। डिफरेंशियल वेज सिस्टम क्या कहते हैं, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिवॉर्ड एफिशिएंट वर्कर्स बाय पेइंग देम एट द हायर रेट देन दोज हु परफॉर्म्ड बिलो स्टैंडर्ड। मैंने बताया ना क्या स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ द वर्कर्स, उनका एक स्टैंडर्ड वर्क फिक्स किया जाता है, उन्हें अकॉर्डिंगली वर्क असाइन किया जाता है कि वो इतने टाइम में इतना वर्क कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ये होता है कि कोई भी वर्कर इतने पर्टिकुलर टाइम में इतना वर्क कर सकता है, उसे उतना ही वर्क असाइन किया जाता है। तो अगर तो कोई वर्कर स्टैंडर्ड टाइम में एंड स्टैंडर्ड मिनिमम कॉस्ट में अपना वर्क फुलफिल करता है, कंप्लीट करता है, देन उसे वेज रेट दिया है हाई वेज रेट से। अगर पर्टिकुलर वर्क को पर्टिकुलर टाइम में पूरा नहीं करता, कंप्लीट नहीं करता, इन दैट केस ही विल पे द लो वेज रेट। क्लियर, डिफरेंशियल वेज सिस्टम, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या है कि जो जैसे काम करेगा उसे वैसे ही वेज रेट असाइन किया जाता है। क्लियर, स्टैंडर्ड टाइम में, ठीक है, इफ एनी वर्कर कंप्लीट द स्टैंडर्ड वर्क इन द स्टैंडर्ड टाइम देन ही विल पे द वेजेस अकॉर्डिंग टू द हाई वेज रेट, ठीक है। एंड इफ एनी वर्कर will does not complete the work in the standard time, ठीक है, then he will pay the wages according to the low wage rate। अगर आप स्टैंडर्ड टाइम में स्टैंडर्ड वर्क को कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, अगर लो मिनिमम कॉस्ट से भी करते हो वो भी मैटर करता है, तो हाई वेज रेट से आपको पेमेंट दी जाएगी। अगर नहीं करते हो अपना वर्क कंप्लीट स्टैंडर्ड टाइम में देन लो वेज रेट से आपको वेजेस जो है वो पे किया जाएगा। दिस इज अ डिफरेंशियल वेज सिस्टम, ठीक है। दिस वाज अबाउट द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योर, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, टिल देन बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।
हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वंस अगेन विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपना सेकंड चैप्टर जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, हमने इसकी रिवीजन स्टार्ट की हुई है, तो आज हम इसकी रिवीजन ओवर करेंगे विद द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर प्रोपाउंडेड और एक्सप्लोर्ड, हम कहेंगे गिवन बाय हेनरी फ्योर्ड। क्लियर? हाँ जी, फर्स्ट इज द डिवीजन ऑफ वर्क। यस, द होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स and each individual should be assigned only one part of the work according to his or her ability so that specialization may be achieved in the work। पूरे वर्क को डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, उस वर्क को डिवाइड कर दिया और एंड ईच पार्ट इज असाइंड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, और वो पर्सन जो है वही इंडिविजुअल उसी वर्क को, उसी पार्ट को करेगा और कुछ टाइम के बाद उसको स्पेशलाइजेशन मिल जाती है उसको कंप्लीट करने में। और पहली बार में फर्स्ट टाइम भी जो काम को कंप्लीट करने में टाइम लगता है, नेक्स्ट टाइम में टाइम जो है उससे कम होता जाता है। दिस इज द बेनिफिट या पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? द होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच इंडिविजुअल इज असाइंड टू one part, assign only one part of the work according to his or her ability so that specialization may be achieved in the work. Next is authority and responsibility. Yes, what does this principle says? According to this principle, authority and responsibility should be move या should go hand in hand. अगर आपने किसी भी वर्कर को कोई वर्क करने के लिए responsibility दी है, then you must assign the authority for performing that work, for accomplishing that work. Should go hand in hand. If an individual is given a particular work and he is made responsible for the result. अगर हम किसी भी पर्सन को कोई वर्क असाइन करते हैं, मीन्स अगर हमने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हम उसे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तभी ठहरा सकते हैं if we will give the authority relating to that work. Clear? Next is the discipline, the organizational rules. What does this principle say? According to this principle, organizational rules and employment agreement should be obeyed by both superiors and subordinates, which are necessary for the successful working of the organization. Discipline का मीनिंग क्या है? Discipline में सिर्फ subordinates ने नहीं रहना है, superiors ने भी रहना है। जो भी हमारे rules हैं, they must be followed by the superiors and the subordinates both. And the employment agreement should be obeyed by both superiors and the subordinates. Clear? तो discipline जो है सिर्फ subordinates ने ही discipline को follow नहीं करना है, discipline must be followed also the superiors, also by the superiors. Next is the unity of command. According to this principle, an individual employee should receive orders from one employer at a time and that employee should be answered only to that employer. Unity of command क्या है? If there is a group of employees या कोई भी single employee, suppose मैं हूँ, then I will be answerable to my principal ma'am only. Clear? तो मेरे ऊपर एक ही कौन है? employer है मेरा, जो भी employer है मेरा, ठीक है, मैं उसके towards answerable हूँ, तो वही एम्प्लॉयर मुझे ऑर्डर देगा और मैं उसके टुवर्ड्स आंसरेबल हूँ। दैट इज द यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड यानी कि जो हमें कमांड दे रहा है उसमें यूनिटी मींस उसमें यूनिटी तभी आ सकती है जब हमें एक पर्सन से कमांड्स मिलेंगी। अगर हमारे ऊपर काफी सारे एम्प्लॉयर्स होंगे तो हम किसका ऑर्डर फॉलो करें, किसका ना करें, ठीक है, देयर विल बी मिसकंसेप्शन, हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं उस केस में। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? ये आपने हमेशा याद रखना है, because most of the students unity of command और unity of direction में confuse हो जाते हैं। तो unity of command, an individual या an employee will get order from one employer only. Next is unity of direction. Unity of direction means there should be one head and one plan. One head and one plan for a group of activities having the same objective. Means a group of people, a group of persons, जो भी है उन सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और इफ देयर आर 20 पर्सन्स, एक ग्रुप में 20 पर्सन्स है, दे हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और उनका एक ही हेड होगा और वही एक उनको प्लानिंग देगा, वही उनको प्लान करेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान
for a group of activities having the same objectives. Clear? Unity of command क्या है? An individual employee will get orders from one employer. और unity of direction क्या है? A group of activities having the same objectives must have one head and one plan. Clear? Next, subordination of individual interest to the general interest means हर एक एम्प्लॉय को अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो है अपने जनरल इंटरेस्ट मींस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ उसे सबऑर्डिनेट कर देना चाहिए। मींस प्रायोरिटी हमें जनरल इंटरेस्ट मींस अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ही देनी चाहिए। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अब ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट क्या हुआ? जनरल इंटरेस्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट मींस क्या है? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में ही क्या करना चाहिए? अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए, तभी हमारे इंडिविजुअल एफर्ट्स है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, तभी वो फुलफिल हो सकते हैं। क्लियर? तो द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज द रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का रेम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए? दैट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर रेम्यूनरेशन व्हिच शुड गिव them at least a reasonable standard of living. Means इतना रेम्यूनरेशन उन्हें मिलना चाहिए कि वो reasonable standard of living तो अपना stable कर सके. Next is the centralization and decentralization. Centralization means the concentration of decision making power only to the one person. The concentration of decision making authority, the concentration of decision making authority to one person is the centralization, and when its dispersion to more than one employees is known as the decentralization. ठीक है? And decentralization is more prevalent in the large organizations than the small organizations. Decentralization large organizations में ज़्यादा होता है comparatively to the small organizations. ठीक है? जब सारी की सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एक पर्सन के पास होगी, दैट इज द सेंट्रलाइजेशन, एंड व्हेन दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड मोर देन वन एम्प्लॉइज, दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन. अब देखिए अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी? अगर हम अपनी अथॉरिटी एक पर्सन को देते हैं तो हमने अथॉरिटी डेलीगेट किया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, यही एक डिफरेंस होता है. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जब मैंने अपने एक स्टूडेंट को दे दिया कि यू हैव टू डू दिस रजिस्टर वर्क, ठीक है, तो वो हमारी हो गया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. एंड डिसेंट्रलाइजेशन जब मैं एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को वो वर्क असाइन कर देती हूँ, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तो दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन. जब मोर देन वन एम्प्लॉय होती है तो डिसेंट्रलाइजेशन होती है. क्लियर? नेक्स्ट इज द स्केलर चेन. स्केलर चेन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या है? इट रेफर्स टू फॉर्म अ लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन बिटवीन which moves from highest to lowest level. Scalar chain है. A is the manager. ठीक है? Suppose यहाँ पे F है. F ने कोई भी अपना मैसेज suppose P तक पहुँचाना, then F क्या करेगा? अपनी जो immediate employee होता है ना, जो उसका हम कहेंगे कि उसके साथ काम करने वाला जो वर्कर है, E को मैसेज करेगा, E D को करेगा, D C से, फिर B से, फिर A, फिर उस पर फिर F L, मतलब F जो है ये पूरी की पूरी लैडर क्रॉस करता है, फिर वो L पे जाएगा, फिर M पे, फिर N पे, फिर O पे, फिर P तक वो मैसेज पहुंचेगा. दिस इज द स्केलर चेन. मींस हाईएस्ट टू लोएस्ट भी हो सकती है. A टू अगर F मैसेज कोई पहचाना है तो अगर हमने सेंड करना है देन A टू B जाएगा, B टू C, C टू D, D टू E, E टू F, ऐसी. इसी तरह से एक है हमारे पास, इसकी यूटिलिटी क्या है? वही यूटिलिटी है कि हर एक पर्सन जो है एक दूसरे के मैसेजेस को के साथ उसका कम्युनिकेशन, उसके साथ एक लिंक बना रहा है. ये इसकी यूटिलिटी है. एंड गैंग प्लान भी आपके पास एक इसका एक्सेप्शन है. गैंग प्लान क्या है? इन केस ऑफ इमरजेंसी, तब आप ये लैडर तो फॉलो नहीं ना करोगे, इसमें तो ये टाइम कंज्यूमिंग लैडर है, ये लैडर आप फॉलो नहीं करोगे. सपोज ई ने डायरेक्टली ओ के साथ अगर कॉन्टैक्ट करना है इन केस ऑफ इमरजेंसी, तब हम क्या करेंगे? दैट इज गैंग प्लान जो अराइज होता है, दैट अराइजिंग इन केस ऑफ इमरजेंसी. और कब अराइज होगा? दिस कैन बी एस्टैब्लिश्ड विद द एम्प्लॉइज ऑफ द इक्वल रैंक. जब इक्वल रैंक के एम्प्लॉइज होंगे तब हम गैंग प्लान को यूज कर सकते हैं. ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी
तब अगर ई ने ओ को कोई मैसेज करना है तो वो इतनी बड़ी लैडर को फॉलो नहीं करेगा, सीधा ओ से कांटेक्ट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज द ऑर्डर्स। ऑर्डर्स क्या? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल a right person should be placed at the right job and the right thing should be placed at the right place। ठीक है ना? एक पर्सन की जो कैपेबिलिटी जिस काम को करने की है उसे उसी काम को ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, उसे वही काम दिया जाना चाहिए। तो राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट द राइट जॉब एंड राइट थिंग मस्ट बी प्लेस्ड एट द राइट प्लेस। और कोई भी चीज है, कोई भी सामान है, अगर किसी वर्कर ने कोई भी स्क्रू ड्राइवर लिया और वो इधर उधर कहीं रख देता है तो नेक्स्ट टाइम उसे वो नहीं मिलेगा जब भी जरूरत होगी। तो राइट थिंग्स मस्ट बी प्लेस्ड या शुड बी प्लेस्ड एट द राइट, जो उनका प्लेस है उसे वहीं पे रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट इज द इक्विटी। मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कभी भी पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। ही मस्ट ट्रीट ऑल द एम्प्लॉइज इक्वली, इम्पार्शियली ट्रीट करना चाहिए। The manager should treat their workers equally so that they develop a feeling of dedication for their work. अगर उनके साथ पार्शियलिटी होगी तो वो अपना वर्क डेडिकेटेड होके नहीं करेंगे। क्लियर? तो डेडिकेशन उनमें तभी आएगी, डेडिकेशन की फीलिंग तभी आएगी अपने वर्क के टुवर्ड्स जब उनका वर्क, जो उनका मैनेजर जो है वो क्या होगा? इम्पार्शियल होगा। नेक्स्ट इज द स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। पर्सनल में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मींस उनके टेन्योर जो है लंबे पीरियड का होना चाहिए, टाइम पीरियड उनका लंबा होना चाहिए, ताकि अगर वो लंबा नहीं होगा, लॉन्ग टाइम पीरियड नहीं होगा तो क्या होगा? आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे। क्योंकि अगर अपने एम्प्लॉइज को निकाल दिया अपने वर्क से तो क्या वो घर पे बैठ जाएंगे? नहीं ना, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और जो आपकी टेक्निक्स थी वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वो यूज कर सकते हैं, तो वो जो क्या हो सकती है, वो लीक आउट हो सकती है। इसलिए उनका टेन्योर जो है वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए उनके टेन्योर में। According to this principle, there should be stability of tenure of employees so that the work continues efficiently. Next is the initiative. Employees को काम करने के लिए मीन्स उनको प्लानिंग में, उनको किसी भी नए काम को करने में उनको इनिशिएटिव देना चाहिए। मीन्स प्लान्स को एग्जीक्यूट कराने में, उनके प्लान्स को बनाने में। The employees in an organization must be given an opportunity in making and executing the plans. उनको कहना चाहिए कि आप इस काम को करने का इनिशिएटिव लो, भी आप करके देखो ये काम कैसे कर सकते हो आप। जैसे समटाइम्स क्या होता है, टीचर्स क्लास में स्टूडेंट को क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल करवा दिया ना, एग्जाम्पल जैसे उनको एक्सप्लेन कर दिया, दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड इन दिस मैनर, तो उनको आप ब्लैक बोर्ड पे क्या कर देते हैं? उनको क्वेश्चंस लिख के दे देते हैं। ठीक है, उनको इनिशिएटिव दिया जाता है कि आप लोग ये सॉल्व करके देखिए, इफ देयर इज एनी मिस्टेक देन आई विल हेल्प यू। ऐसा होता है कि नहीं होता है? नेक्स्ट इज द स्पिरिट द कॉर्प्स। मींस a manager according to this principle, या क्या कहता है ये प्रिंसिपल, एंड दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल एंड आल्सो द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, स्पिरिट द कॉर्प्स, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड स्केलर चेंज। ये चारों जो हैं आपके प्रिंसिपल्स, ये इंपॉर्टेंट है। इनका तो डिफरेंस ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंस आता है, मोस्टली आ जाता है इनका डिफरेंस, और बाकी सभी ये नहीं है कि बाकी सभी प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सभी प्रिंसिपल्स भी आप लोगों ने करने हैं, क्योंकि इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर ही आपकी केस स्टडीज आती है। तो सभी प्रिंसिपल्स आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए और लर्न भी होने चाहिए। नेक्स्ट इज द लास्ट प्रिंसिपल इज स्पिरिट ऑफ कॉर्प्स वर्क। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? अ मैनेजर शुड मेक एफर्ट्स टू डेवलप अ फीलिंग। कैसी फीलिंग डेवलप करनी चाहिए अपने सबऑर्डिनेट्स में? टीम स्पिरिट अमंग द सबऑर्डिनेट्स, मींस सभी सबऑर्डिनेट्स आपस में मिलके काम करें। उन्हें ये लगे कि अगर ये मेरे साथ सबऑर्डिनेट काम नहीं करेगा तो मैं इसके बिना अधूरा हूं और ये मेरे बिना अधूरा है। तो टीम स्पिरिट अमंग द सबऑर्डिनेट्स होना चाहिए, एक ऐसी फीलिंग डेवलप करे वो। ठीक है, और मींस अगर वो अपने एम्प्लॉइज के साथ बात कर रहा हो, सबऑर्डिनेट्स के साथ बात कर रहा हो, तो वो बजाय इसके कि वी वर्ड आई वर्ड यूज करे, उसे वी वर्ड यूज करना चाहिए कि सबऑर्डिनेट्स को भी लगे कि हमारा वर्कर जो है, सॉरी हमारा जो मैनेजर है वो कैसा है, वो यूनिटी इन स्ट्रेंथ में बिलीव रखता है। तो स्पिरिट ऑफ कॉर्प्स मींस टीम स्पिरिट। मेन क्या है? टीम स्पिरिट अमंग द सबऑर्डिनेट्स। क्लियर? दिस वर योर 14 प्रिंसिपल्स। उसके बाद आपने क्या करना है? मैंने बताया ना, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और एक और डिफरेंस है डिफरेंस ऑफ फ्यूल्स एंड टेलर्स अप्रोच। ये इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे एक बार डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? फर्स्ट तो इनका मीनिंग का ही डिफरेंस बनता है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन एम्प्लॉयर एट अ टाइम, और इसका ये है, इट मींस दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव।
उसके बाद एम क्या है, इसका एम क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड का मेन एम क्या है, इसका है प्रिवेंट्स ड्यूअल सबऑर्डिनेशन, ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को खत्म कर देता है, मींस हमारा एक ही सुपीरियर होता है, तो ड्यूअल सबऑर्डिनेशन यहाँ पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, एंड हो जाता है, इट प्रिवेंट्स ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज के ओवरलैपिंग को प्रिवेंट करता है और ये इट प्रिवेंट्स द ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन यूनिटी ऑफ कमांड अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, इट अफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज के सेम ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ये इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अफेक्ट करता है, ये एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ इट्स डिफरेंस। क्लियर, एक तो मीनिंग का हो गया, दूसरा एम, नेक्स्ट इज द इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट है हमारा टेलर एंड फ्यूल्स के डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट आप ये देखिए, फर्स्ट इज द पर्सपेक्टिव। अब फ्यूल जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से बिलोंग करता है और टेलर जो है वो शॉप फ्लोर लेवल, जैसे मैंने फंक्शनल फॉरमैनशिप में आपको बताया था ना, तो वो उससे बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज द यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, अब फ्यूल जो है वो फॉलो करता है इसे स्ट्रिक्टली, किसे, यूनिटी ऑफ कमांड को, और टेलर क्या करता है, वो यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करता। ठीक है, वो क्या करता है, वो हमने फंक्शनल फॉरमैनशिप में किया था, वो इसके कॉन्ट्राडिक्टरी चलता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी। अब फ्यूल्स के प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, बट जो टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किए थे हमने, जो वो था ना साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इंडिविजुअलिज्म एंड ये सब हमने 4 किए थे, तो वो क्या है, टेलर के जो प्रिंसिपल है, दीज आर अप्लाई ओनली इन द स्पेशलाइज्ड सिचुएशंस। नेक्स्ट इज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन क्या है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाए गए हैं, जो हमारे टेलर के, ये हेनरी फ्यूल के है ना, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दोबारा से, हेनरी फ्यूल, ठीक है, हेनरी FA, हेनरी फ्यूल, जो हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाए गए प्रिंसिपल हैं, और जो हमारे टेलर के प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन से बनाए गए हैं। जैसे उन्होंने टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, ये ऑब्जर्व किया ना काम करवा के वर्कर से, उसके बाद फिर वो बनाए गए प्रिंसिपल्स। उसके बाद है फोकस, ये ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करता है, और जो टेलर है वो इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी पे फोकस करता है। और पर्सनैलिटी, ये प्रैक्टिशनर एंड वो साइंटिस्ट है, ठीक है ना, जो हेनरी फ्यूल है वो प्रैक्टिशनर था और जो टेलर था वो कौन था, साइंटिस्ट था। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन, ये जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और ये साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और जो हमारे टेलर के प्रिंसिपल्स हैं वो दीज आर द साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर, तो ये था इनके डिफरेंस, तो आपने डिफरेंस भी बहुत अच्छे से करना है और दोनों का डिफरेंस करना है, और दीज वर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। विद दिस योर रिवीजन ऑफ चैप्टर 2 इज ओवर। क्लियर, बाय एंड स्टे होम, स्टे सेफ। आप लोगों ने अपने आप को सेफ रखना है जिससे कि आप +2 के एग्जाम तक बहुत अच्छे से हेल्दी हो सके। ठीक है, ओके।